हेलो क्लास नाइन्थ। देखिए बेटा, जहाँ तक हमने कर लिया था उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहले तो ये जो 4 क्वेश्चन हमने दिया था उसको फटाफट कर लेते हैं समझ के थोड़ा सा, फिर जो है हम आगे करेंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं यहीं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन करके अच्छे से समझा के। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, फिर उसको समझाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। आप व्हाट्सअप करेंगे हमारे नंबर पर। और अगर मुझे भी कहीं ज़रूरत पड़ती है कि मतलब मुझे ब्लैंक पेपर चाहिए, तो मैं फिर वहाँ कैमरा का यूज़ करके या कुछ किसी तरीके से यहीं उसको भी एडजस्टमेंट करने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल आप इसको पढ़िए बहुत अच्छे से, कहीं भी डाउट हो कुछ भी तो प्लीज़ आस्क। ओके, तो पहले तो हम करते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करते हैं पहले। देखिए, अब क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है उसको पहले देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन में हमारा जो था वो ये था कि पहले दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द मास पर यूनिट, देखिए सॉरी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, कुल मिला के डेंसिटी क्या है देखो। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ डेंसिटी। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी मैंने एक्सप्लेन भी किया था। डेंसिटी अगर जैसे मान लो 2 ग्लास हम लेते हैं, ठीक है ना, 2 ग्लास लेते हैं। 2 ग्लास लेने के बाद एक में हम मान लो मतलब 50-50 ml दोनों में, इसमें 50 ml पानी डाल दिया मैंने और इसमें 50 ml शहद डाल दिया, शहद, हनी। ओके, 50 ml शहद डाल दिया, तो 50 ml दोनों में है। अब 50 ml 50 ml दिस वन, और ये भी 50 ml। अब 50-50 ml दोनों है। मतलब अब यहाँ दे भी रखा है कि डेंसिटी इज इक्वल, मतलब D इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम, मतलब मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब 50-50 ml अगर मैंने फ़िक्स कर दिया, देखिए बेटा, अगर 50-50 ml मैंने फ़िक्स कर दिया तो यानी कि वॉल्यूम तो फिक्स हो गई, यानी कि ये चीज़ फिक्स हो गई। तो डेंसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? मास पे, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब 50 ml 50 ml वॉल्यूम में या किसी यूनिट वॉल्यूम मतलब फ़िक्स वॉल्यूम। फ़िक्स वॉल्यूम में अगर मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सी, वाटर में जो है 50 ml में कम मॉलिक्यूल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू हनी। शहद में 50 ml में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ हनी इज़ ग्रेटर देन वाटर। ओके, तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डेंसिटी की होती क्या है। तो डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ द डेफिनेशन। ओके, अब आगे, अब दिया हुआ है कि इसको अरेंज करना है इन व्हाट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो देखो अब हुआ कैसे, ध्यान से देख लो। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, तो एयर का तो सबसे कम होगा, ठीक है ना। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी उसके बाद होगा। क्यों? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी भी एयर मतलब गैस ही है, लेकिन उसमें कुछ डस्ट मतलब पोल्यूटेड पार्टिकल्स होंगे ना, तो वो उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉटन होगा बेटा, ये ध्यान देना। उसके बाद कॉटन होगा, कॉटन, और फिर वाटर। पहले एयर हुआ, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन, फिर वाटर, ठीक है ना। वाटर के बाद हनी, हनी के बाद चॉक, और चॉक के बाद आयरन। ये होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, घनत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ समझ लो, कॉटन जो होता है ना, कॉटन वो लेस डेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर की तुलना में, वाटर की तुलना में, वाटर की तुलना में जो अपना ये कॉटन होता है उसकी डेंसिटी लेस होती है, ठीक है ना। वाटर इज़ लेस डेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले भी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम पहले जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, दूसरा क्वेश्चन जब चैप्टर डिस्कस करते पहले तभी हो गया था। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक हर मतलब पार्टिकल में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग में, किस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, ये हमने कंपेयर किया था। और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जैसे रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, ठीक है, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। इनके बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस को करेक्टराइज़ करना ये हमने करवा दिया था,
आगे चलते हैं। देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन है गिव रीजंस, कारण बताना है। जो मैंने आपको बताया था उसमें कारण बताना है। तो कारण बताने के केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप, कारण बताइए इसका। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। इसका रीज़न मैंने बताया था कि शेप फिक्स नहीं होता है, वो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, केवल उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो जिस भी शेप में रखा जाएगा कोई लिक्विड, जैसे 1 लीटर अगर हम वाटर लेते हैं, अगर बॉटल में रखेंगे तो उस बॉटल का शेप, एक कोई पॉट हमने ले लिया स्टील का, उसमें रखा तो उसका शेप, तो उसका रीज़न ये है कि फिक्स शेप ना होना। एक गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मैंने बताया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपस में भी टकराते हैं और ये वॉल के कंटेनर के वॉल पे भी टकराते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होना, ये रीज़न है। ठीक है। तीसरा, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाट इज सॉलिड। वी कैन इजली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ओके, सेम रीज़न। सॉलिड ये मान लो ये सॉलिड हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होगा, ये लिक्विड हो गया, थोड़ा स्पेस उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। तो जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ मूव करना हाथ या कुछ भी आसान होगा उसके थ्रू, सॉलिड में मूव करना थोड़ा टफ होगा। दैट्स वाई ओके, दिस इज़ द रीज़न। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों बोथ आर इंटरलिंक, तो ये दोनों रीज़न हैं। ठीक है ना। ओके बेटा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये होगा। ठीक है। अब फोर्थ वन देख लेते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। ठीक है ना, फ्लोट ऑन द वाटर। तो इसका रीज़न ये है कि आइस के पास जो है, नॉर्मली तो जिसकी डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा पानी में, जिसकी कम होगी वो तैरेगा या फ्लोट करेगा। दोनों में एक तो रीज़न ये है कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एक रीज़न ये हो गया कि ये तैरता है। एक रीज़न ये होता है ना कि जो आइस होता है उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें उस पोर्स के थ्रू एयर एंटर कर जाती है। उस एयर एंटर करने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ये तैरता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हो गए। फिर अब इसके बाद जो है ये हमने ये 4 क्वेश्चन जो हमने दिया था पहले, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं जो हमें पढ़ना है एक्चुअली। एक सेकेंड वेट, ये सब हमने कर लिया था, आपको ध्यान हो अगर, ये सारी चीज़ें हमने बताया था पिछली वाली क्लास में, ये सारा डायग्राम है ना। फिर अच्छा हाँ, ये 4 क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है, इसको प्लीज़ करें, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। इवेपोरेशन मैंने बता दिया था। आज इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ये इवेपोरेशन और वेपराइजेशन का डिफरेंस समझते हैं। मान लो दोनों में पानी भरा है, ठीक है ना। वेपराइजेशन में हमें ये मान लो वेपराइजेशन में इसी समय हीट देनी पड़ेगी, और मैंने बताया था इवेपोरेशन में सरफेस के मॉलिक्यूल कुछ जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर कन्वर्ट होने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम हीट देते हैं तो पूरा सिस्टम जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है, उसमें से बहुत ज़्यादा जिसकी होती है वो सरफेस पे आता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है एयर में। तो दोनों केस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। इसमें वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट पे, इवेपोरेशन में बिलो बॉइलिंग पॉइंट। आई डिस्कस्ड यू रीज़न सब कुछ। इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ना जब हीट करेंगे तो पूरा सिस्टम काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी इंक्रीज़ करेगी, और कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और वो फिर वेपर में कन्वर्ट होंगे। और इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली छोड़ देते हैं हम सनलाइट में या कहीं भी, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो जिसकी ज़्यादा एनर्जी होने लगती है वो धीरे 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 कन्वर्ट होने लगता है। ओके बेटा, तो ये वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस है। अब ये ऑपरेशन मैंने समझा दिया था आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सीधे इसके कंक्लूजन पे आते हैं, ध्यान से देखो है क्या। एक्टिविटी जो है ना, जो एक्टिविटी में दिया हुआ है ये निकल के आएंगी। जब मैं ये सारे कंक्लूजन बताऊंगा तो अपने आप इसके रिजल्ट निकल के आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला है, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। क्यों, इसका एग्जांपल, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए जब तार पे डालते हैं तो हम उसको पूरा
फैला के डालते हैं, तो क्योंकि सर अगर हम सिकोड़ के या पूरा सिकोड़ के इस टाइप का ऐसा कुछ डाल दिया तो वो कपड़े आसानी से या जल्दी से सूखते नहीं। अगर फैला के डालेंगे तो पूरा सरफेस एरिया बढ़ जाता है और आसानी से इवेपोरेशन होने लगता है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि इवेपोरेशन हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है जिसकी ज़्यादा होगी वो वहाँ से फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी चीज़ का तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ये ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लो अगर मैंने, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है ना कि सराउंडिंग में कितनी वो वाटर प्रेजेंट है एयर में। तो जैसे मान लो ये कपड़ा मैंने फैलाया, अब ये भी गीला है, सराउंडिंग में एयर अगर जो ज़्यादा है उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एयर की भी एक कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो एक लिमिट तक ही इसका ये वाटर ले पाएगा, बाकी के बाद वो थोड़ा कम हो जाएगा, रेट बहुत कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। बात समझ में? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, मतलब यहाँ ड्राई एयर है, मतलब ह्यूमिड एयर नहीं है, तो इसके पास मतलब जो एटमॉस्फेयर में एयर है इसके पास ह्यूमिडिटी की कमी है, वाटर की कमी है, तो ये आसानी से यहाँ से वाटर खींचने लगेगा, इवेपोरेशन तेज़ होगा। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है ना। लास्ट है कि विंड स्पीड। अगर वही सेम मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ कि अगर मैंने ऐसे कपड़ा डाल रखा है, इसके चारों तरफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा मान लो ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा या थोड़ी ह्यूमिडिटी है, अगर विंड आई खूब तेज़ से तो इस ह्यूमिडिटी को बहा के ले जाती है। तो फिर जो बाद में जो हवा यहाँ आती है उसमें ह्यूमिडिटी लगभग कम होती है। उसमें मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सराउंडिंग में उसको वो विंड बहुत तेज़ आएगी तो बहा ले जाएगी, तो इसका जो कपड़े का मॉइस्चर होगा वो आसानी से वेपर में या इवेपोरेट होने लगेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मैंने बताया आपको कि जो अफेक्ट करेंगे। तो वो 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, इसको किया। आपका होमवर्क आज है कि वो 4 क्वेश्चन करिए, फिर कल ये मैं ख़त्म करके यहाँ से ये ख़त्म करके, ठीक है, सॉरी, ये ख़त्म करके फिर क्वेश्चन ये करवा के, ये वाले क्वेश्चंस करवा के, ये वाले फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर पर प्लीज़ सेंड करिए। थैंक यू बेटा।